हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 10 जनवरी को बीए 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का सोशलॉजी का एग्ज़ाम है। आपका आज पहला पेपर हो चुका है और कल आपका पेपर सेकंड है, क्योंकि 5th सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। और आपका पेपर सेकंड का जो नेम है वो है रिसर्च मैथडोलॉजी इन सोशल साइंस। तो फ्रेंड्स, आप ये यकीन मानिए कि अगर आपने इस मैराथन में मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए आप वो पढ़ लेंगे तो आपका 70% पेपर इससे कवर हो जाएगा। मैंने हर यूनिट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिया हुआ है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन या आने की संभावना है वही मैंने इस क्लास में लिया हुआ है। लेकिन आप ध्यान से सारे क्वेश्चन कवर करिएगा, उसके बाद ही आपका पेपर में 70% क्वेश्चन, जितनी मुझे उम्मीद है कि इससे आ जाएगा। बस हर टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैंने यह अति लघु उत्तरी के 12 क्वेश्चन मैंने आपको कराऊंगी और इनको इस तरह मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप ये लघु में भी आ जाएगा तब भी आप आराम से लिख लेंगे। तो ये लघु उत्तरी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये लगभग 9 है और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपके इसमें 8 हैं। इन क्वेश्चन को मैंने इस तरह लिखा हुआ है कि आप ये पूरा कर लें तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, कि आप कहेंगे नहीं पेपर मेरा अच्छा हो गया है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अति लघु उत्तरी क्वेश्चन का, अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। इसको ये भी पूछ सकता है कि अनुसंधान का अर्थ क्या है, अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर ये लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। किसी विषय, समस्या या तथ्य के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाने वाली व्यवस्थित, वैज्ञानिक और तार्किक खोज। यह केवल जानकारी एकत्र करना नहीं है, बल्कि तथ्यों का विश्लेषण करके सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया है। यह आपका अनुसंधान का सामान्य अर्थ हुआ। अब देखिए, शब्द रिसर्च जो है आपका वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च, जिसका अर्थ है किसी विषय की गहराई से पुनः खोज करना। अनुसंधान का उद्देश्य पुराने ज्ञान की पुष्टि करना, उसमें सुधार करना या नया ज्ञान उत्पन्न करना होता है। ये आपके अनुसंधान की, रिसर्च की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसंधान पद्धति से आप क्या समझते हैं। अनुसंधान पद्धति से आशय उन सभी सिद्धांतों, तरीकों और प्रक्रियाओं से है जिनका प्रयोग अनुसंधान करने में किया जाता है। यह बताती है कि अनुसंधान कैसे, क्यों और किस विधि से किया जाएगा। अनुसंधान पद्धति केवल डेटा संग्रह तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसमें समस्या चयन, परिकल्पना का निर्माण, अनुसंधान अभिकल्प यानी जो आपका रिसर्च डिजाइन होती है वो, आंकड़ा संग्रह यानी डेटा कलेक्शन, विश्लेषण और निष्कर्ष तक की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। अब आप देखिए, अनुसंधान पद्धति के मुख्य घटक कौन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये लघु उत्तरी में सिर्फ इतना पूछ देते हैं कि अनुसंधान पद्धति के मुख्य घटक कौन से हैं। तो आपका पहला होगा अनुसंधान समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन, आंकड़ा संग्रह की विधियां, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन। आप ये रिपोर्ट लेखन 7 नंबर पॉइंट लिखिएगा, 7 नीचे भी लिख सकते हैं। अनुसंधान पद्धति शोधकर्ता को सही दिशा प्रदान करती है और अनुसंधान को वैज्ञानिक, विश्वसनीय तथा उपयोगी बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि अनुसंधान पद्धति अनुसंधान की रीढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान में वैधता किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वैधता से तात्पर्य यह है, अनुसंधान में हम जिस बात को जानना चाहते हैं, क्या हमारा तरीका सचमुच उसी बात को जान पा रहा है या नहीं, ये हमारा वैधता का मतलब होता है। सरल शब्दों में आप देखें, क्या हम वही माप रहे हैं जो मापना चाहते हैं। यदि उत्तर आपका हाँ में आता है तो अनुसंधान आपका वैध है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये डेफिनेशन आपको याद करके लिखनी है पेपर में। अनुसंधान में वैधता ये सुनिश्चित करती है कि शोध उपकरण और विधियां उसी तथ्य या समस्या को माप रही हैं जिसके लिए उसे बनाया गया है। वैधता अनुसंधान की आत्मा है। बिना वैधता के अनुसंधान के निष्कर्ष अर्थहीन हो जाते हैं। वैधता वह गुण है जो ये दर्शाता है कि शोध से प्राप्त निष्कर्ष सत्य, सटीक और उद्देश्य के अनुरूप है। अब आप एग्जाम्पल देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आपको ने कोई रिसर्च करी और उस रिसर्च का जो मतलब टॉपिक है वो है कि जो एक क्लास है उसमें 100 बच्चे हैं, आपको उन 100 बच्चों की जो मैथमेटिकल उनकी क्षमता है, योग्यता है, वो नापनी है, गणितीय क्षमता को। अब आपका जो रिसर्च है वो वैध कब होगा, जब आप क्वेश्चन पेपर बनाएं और उसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चन दे, तभी तो आप उनकी मैथमेटिकल योग्यता को समझ पाएंगे, गणितीय क्षमता को। अगर आपने क्वेश्चन पेपर बनाया और उसमें इतिहास और भूगोल के प्रश्न दे दिए तो परिणाम भी गलत आएगा भाई, आप उसकी गणित की क्षमता कैसे समझ पाएंगे। तो ये जिसका जो परिणाम आएगा वो अवैध होगा, आपका रिसर्च वैध नहीं है। अगर आपने पेपर में सिर्फ मैथ के क्वेश्चन दिए, उसके बाद जो रिजल्ट आए, बच्चों के मार्क्स आएंगे, वो आपका जो रिसर्च होगा वो वैध कहलाएगा।
मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि रिसर्च में वैध का क्या मतलब होता है। वैधता ये सुनिश्चित करती है कि अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष सही और अर्थपूर्ण हो। इस प्रकार वैधता अनुसंधान की गुणवत्ता और उपयोगिता को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण मानदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ अति लघु के 12 क्वेश्चन है और इससे आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से करिएगा इनको। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या है? प्राथमिक आंकड़े देखिए क्या है। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें शोधकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पहली बार एकत्र करता है, यानी इसके पहले वो कहीं नहीं होते हैं, आपको खुद ही उनको कलेक्ट करना होता है। ये आंकड़े अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार विशेष रूप से एकत्र किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की प्रमुख विधियां देखिए या स्रोत कौन कौन से है कि कैसे जो आपके प्राइमरी डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अनुसूची और केस स्टडी। इस तरीके से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें किसी गांव में ये देखना है कि वहाँ की जो सारी योजनाएं हैं वो अच्छे से क्रियान्वयन हो रही हैं कि नहीं, तो हम लोग एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन देंगे और फिर उनसे फिलअप करवाएंगे। तो ये आपका प्राइमरी डेटा हुआ कि हमने खुद ये कलेक्ट किया डेटा कि उस गांव की जनसंख्या सुखी है या नहीं। प्राथमिक आंकड़ों की विशेषता यह है कि ये अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि आप इन्हें खुद कलेक्ट करते हैं, मौलिक और उद्देश्यपूर्ण होते हैं, परंतु इन्हें एकत्र करने में समय और धन अधिक लगता है। भाई आप अगर सर्वे करेंगे तो आप पहले किसी गांव जाएंगे, वहां लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराएंगे, इस मतलब इससे पैसे लग जाते हैं ज़्यादा। द्वितीयक आंकड़े, ये आंकड़े वो होते हैं जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं और उनसे हम लोग डेटा लेते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्र किए जा चुके होते हैं, शोधकर्ता उनका उपयोग अपने रिसर्च में करता है। देखिए जैसे द्वितीयक आंकड़े के स्रोत क्या है, जैसे जनगणना रिपोर्ट, जैसे 2011 में जो रिपोर्ट आ चुकी है उसकी सहायता ली जाती है। सरकारी प्रकाशन, सरकार जो पहले से ही हम लोग को डेटा उपलब्ध कराती है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। पुस्तकें, जैसे आप जब एमए में आप जाएंगे या आपने बीए में जो रिसर्च करी होगी, आप अपनी लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ से बुक से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो आपका किस में आता है? सेकेंडरी डाटा में। पत्र पत्रिकाएं, आपके शोध रिपोर्ट, ये सब आपका क्या है? सेकेंडरी डाटा। ये आंकड़े सस्ते और शीघ्र उपलब्ध होते हैं, परंतु कभी कभी अनुसंधान के उद्देश्य से पूरी तरह मेल नहीं खाते। भाई हर रिसर्चर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो उस तरह से डेटा कलेक्ट करता है, तो कभी कभी आपकी आवश्यकता की पूर्ति ये नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर का है, अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन क्या है? अनुसंधान अभिकल्प वह योजना या ढांचा है जिसके आधार पर संपूर्ण अनुसंधान कार्य किया जाता है, यानी कि हम एक डिजाइन कर लेते हैं कि हमें इस तरह से रिसर्च करना है, मतलब पूरी आप एक तरह से योजना बना लें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको खाना बनाना है तो आपने यूट्यूब खोला, आपने देखा कि क्या कैसे लगेगा, पहले हमें टमाटर काटना है, फिर प्याज काटना है, कढ़ाई में आप तेल डालेंगे, फिर प्याज भूनेंगे, यानी कि आप पूरा पहले से डिजाइन कर लेते हैं कि आपको पनीर की सब्जी कैसे बनानी है। आप पहले से सब डिजाइन कर लेंगे ना कि फिर पनीर काट के डालना है, एक स्टेप बाय स्टेप आप काम करते हैं, वही आपका रिसर्च डिजाइन हुआ। ये अनुसंधान की दिशा, प्रक्रिया और सीमाओं को स्पष्ट करता है। अब देखिए अनुसंधान अभिकल्प ये तय करता है कि कौन से डेटा आपको एकत्र किया जाएगा, यानी कौन कौन सी आपको बुक लेनी है, पहले ये देखिए, फिर कैसे किन साधनों से आपको डेटा लिया जाएगा और किस तरह से आप डेटा उस बुक से लेंगे, नमूना क्या होगा, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, मतलब ये सब आपका रिसर्च डिजाइन में आता है। अनुसंधान अभिकल्प अनुसंधान को व्यवस्थित, नियंत्रित और वैज्ञानिक बनाता है। इसके बिना अनुसंधान अव्यवस्थित और अपूर्ण हो सकता है। अगर आप डिजाइन पहले से नहीं करेंगे, पहले से मतलब ऐसे आपको कोई सब्जी बनानी है, आपको उसका तरीका ही नहीं पता, बस आप बैठ जाइए कि भाई पनीर की सब्जी बनानी है, पनीर ले लिया, टमाटर ले लिया, अब आपको पता ही नहीं है कि क्या डालना है, आपने तेल डाल दिया, फिर उसमें पनीर डाल दिया, फिर आप प्याज और लहसुन डाल रहे हैं, तो मतलब एक पहले से ही आपको तरीका पता होना चाहिए, वरना आपका रिसर्च बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए रिसर्च डिज़ाइन बहुत ही ज़रूरी होती है। अब आप रिसर्च डिज़ाइन के बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे बहुत सारे टाइप हैं इसके, लेकिन ये जो मैंने 4 लिखे इनको आप याद कर लीजिए, पेपर में पूछे जा सकते हैं अति लघु में, इनको बस याद कर लीजिए, अगर पूछे जाए तो आप लिख दीजिएगा। अच्छा अनुसंधान अभिकल्प समय, धन और श्रम की बचत करता है तथा विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायता करता है। देखिए इसको मतलब कैसे आपका समय धन बचाएगा, जैसे अगर आपने पहले ही पनीर की सब्जी का तरीका देख लिया तो आप आसानी से बना सकते हैं ना, जल्दी बना लेंगे। आपको नहीं आता तब आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, भाई अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया मुझे बनाना है बताइए, फिर वो बताएगी, फिर आपने बनाया, तो उससे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। इसीलिए रिसर्च डिज़ाइन, अगर आप रिसर्च डिज़ाइन को आप पहले से ही पता कर लेंगे या पहले से ही आप उसका सब डिज़ाइन कर लेंगे, तो आप जल्दी काम कर सकते हैं अपना, आपका टाइम बचेगा, आपका श्रम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा।
या आपने रिसर्च किया वो खराब हो गया तो आप फिर दोबारा करेंगे तो फिर आपका पैसा वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनसंख्या का अर्थ बताइए। अनुसंधान में जनसंख्या से तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं या इकाइयों के संपूर्ण समूह से होता है जिनके बारे में शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है। सरल शब्दों में जनसंख्या वह समग्र क्षेत्र है जिससे नमूना चुना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अध्ययन का विषय किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याएं हैं तो आप क्या करेंगे, उस विद्यालय के विद्यार्थियों की जो जनसंख्या है, संख्या है, आप वो लेंगे। तो यही हमारा अनुसंधान की जनसंख्या कहलाएगा। यानी किसी स्कूल के आपको बच्चों की समस्याओं को देखना है तो आप सबसे पहले सारे बच्चों को इकट्ठा करेंगे, तो जो बच्चों की संख्या होगी वही आपकी रिसर्च की जनसंख्या कहलाएगी। अब जनसंख्या भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक सांख्यिकी और एक सैद्धांतिक। सांख्यिकी में कौन आता है, जिसमें संख्या के रूप में आपकी इकाइयां होती है, जैसे परिवारों की संख्या। और सैद्धांतिक जनसंख्या में जिसमें गुण या विशेषताएं प्रमुख होती हैं, जैसे सामाजिक दृष्टिकोण का या मूल्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको रट के जाएं क्वेश्चन। देखिए, एक दिन में आप चीज़ों को समझ तो नहीं सकते, अगर आपने पहले से नहीं समझा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इन्हें रट लें। कल तक का टाइम है, 2-3 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रट जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7, केस स्टडी विधि क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। केस स्टडी विधि एक गहन और विस्तृत अध्ययन विधि है जिसमें किसी एक व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय या घटना का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इस विधि का उद्देश्य किसी विशेष मामले को गहराई से समझना होता है। समाज विज्ञान में केस स्टडी का प्रयोग सामाजिक समस्याओं, व्यवहार, पारिवारिक संरचना, अपराध, मानसिक विकार आदि के अध्ययन में किया जाता है। केस स्टडी विधि की विशेषताएं देखिए। गहन अध्ययन, किसी एक इकाई का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक प्रकृति, आंकड़ों के साथ अनुभव पर भी आधारित होता है। लचीली विधि, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग संभव है। नंबर 4, यथार्थ परक, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित होता है। 5th नंबर, समस्या केंद्रित, सामाजिक या व्यक्तिगत समस्या पर यह केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता क्या है, संक्षेप में बताइए। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है अनुसंधान में व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रहों और निजी मतों से मुक्त रहना। यानी कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप पहले से ही कोई मानसिकता बिल्कुल भी मत बना लीजिए कि ऐसा ही होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि जैसे आपने कहा कि लड़कियों के साथ अन्याय होता है बहुत ज़्यादा लड़कों के कंपैरिजन में, तो आप पहले से ये सोच के मत जाइए कि आप भाई लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप पहले जाइए 10 घर में 5 घर वो लिए जिसमें लड़के हैं, 5 वो लीजिए जिसमें लड़कियां हैं। फिर आप बिना कोई सोच पहले से बनाए बिना आप वहाँ सही ऑब्जर्वेशन करिए। अगर आप पहले से सोच लेंगे भाई नहीं लड़कियों के साथ अन्याय होता है, तो आप सही को भी वहाँ गलत करके आएंगे। तो यही आपकी क्या हुई, वस्तुनिष्ठता, कि आपको अपने सारे भावनाओं और पहले जो आपकी विचारधारा है उनसे मुक्त होके कोई रिसर्च करनी है। वस्तुनिष्ठ अनुसंधान में तथ्यों का अध्ययन निष्पक्ष और तटस्थ रूप से किया जाता है। समाज विज्ञान में वस्तुनिष्ठता इसलिए आवश्यक है ताकि निष्कर्ष वैज्ञानिक और स्वीकार्य हों। यानी कि आप जो रिसर्च करें उसके बाद जो आप निष्कर्ष निकालें वो वैज्ञानिक हो और सब लोग उसको स्वीकार करें, ऐसा होना चाहिए। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का अर्थ है यदि किसी अनुसंधान को बार बार दोहराया जाए तो समान या लगभग समान परिणाम प्राप्त हो। अर्थात अनुसंधान के उपकरण और विधियां भरोसेमंद हो। यानी आपने कोई रिसर्च करी तो उसके बाद अगर 100 आदमी भी आके उस सेम टॉपिक पे रिसर्च करें तो 19-20 हो सकता है कि थोड़ा सा आपका और उसका जो परिणाम निकले, रिजल्ट निकले, वो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब आपका जो रिसर्च है वो विश्वसनीय नहीं है। थोड़ा बहुत हो, जैसे आपका 99 हो, उसका 100 हो, या 99-97 हो, तो विश्वसनीय होता है क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो इतना बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। इसलिए कि यहाँ पे लिखा भी है, विश्वसनीयता का अर्थ है यदि किसी अनुसंधान को बार बार दोहराया जाए तो समान या लगभग समान परिणाम प्राप्त हो। संक्षेप में, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से संबंधित है जबकि विश्वसनीयता परिणामों की स्थिरता और भरोसे से जुड़ी होती है। दोनों ही अच्छे अनुसंधान के लिए अनिवार्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। सामाजिक अनुसंधान वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज को समझना, सामाजिक समस्याओं के कारणों को जानना, उनके समाधान प्रस्तुत करना होता है। सामाजिक अनुसंधान में समाज में घटित होने वाली घटनाओं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति
जाति, वर्ग, संस्कृति आदि का व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह अनुसंधान तथ्यों, आंकड़ों और अनुभवों पर आधारित होता है। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं देख लीजिए। वैज्ञानिक प्रकृति, यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त होकर निष्पक्ष अध्ययन। तथ्यपरकता, आंकड़ों और प्रमाणों पर आधारित। समस्या केंद्रित, सामाजिक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित। सामान्यीकरण, प्राप्त निष्कर्षों को व्यापक समाज पर लागू करना। गतिशीलता, समाज के बदलते स्वरूप को समझना। ये आपकी विशेषता हो गई सामाजिक अनुसंधान की। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का महत्वपूर्ण साधन है, जो सामाजिक विकास और नीति निर्माण में सहायक होता है। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण समाज से संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों और समस्याओं का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें समाज के एक बड़े वर्ग से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं की पहचान करना, उनके कारणों का अध्ययन करना और समाधान सुझाना होता है। इसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, अनुसूची आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग जनरली हम लोग गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं के अध्ययन में करते हैं। शिक्षा और नीति निर्माता सामाजिक योजनाएं बनाने में सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण समाज को समझने, उसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान उपकरण है। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई एरिया लिया, जैसे आपने कहीं का भी लखनऊ, दिल्ली, कहीं का भी कोई एक जिला या कोई एक एरिया लिया, फिर आपने देखा कि यहाँ पे कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो आप पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, हर घर की इनकम देखेंगे और देखेंगे उस परिवार में कितने लोग हैं, क्या उनकी इनकम है, क्या उनका रहन सहन है, क्या वहाँ पे शिक्षा पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। ये सब आप सामाजिक सर्वेक्षण में आता है। फिर जब आप एक डेटा निकाल लेते हैं, उसके बाद सरकार जब कोई नीति बनाती है तो उन्हीं डेटा को एक अपना आधार बनाती है कि इस वाले एरिया में इतने लोग हैं, या इंडिया पे जब कोई गवर्नमेंट कोई नीति बनाती है तो पर्टिकुलर जो सामाजिक सर्वेक्षण होते हैं उनका वो यूज़ करती है कि भाई यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है तो यहाँ पे इस योजना की ज़रूरत है, और यहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं है तो यहाँ पे स्कूल बनाने चाहिए। इस तरह वो सामाजिक सर्वेक्षण का यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक तथ्यों से आप क्या समझते हैं? सामाजिक तथ्य वे रीतियां, नियम, विश्वास, परंपराएं, मूल्य और संस्थाएं हैं जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये तथ्य व्यक्ति से बाहर अस्तित्व रखते हैं और उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत नहीं होते हैं बल्कि सामूहिक होते हैं। उदाहरण के लिए भाषा, धर्म, कानून, विवाह प्रथा, नैतिक नियम आदि आपके सब सामाजिक तथ्यों में आते हैं। व्यक्ति इन्हें जन्म से नहीं सीखता है बल्कि समाज में रहते हुए इन्हें आत्मसात करता है। ये आपके सामाजिक तथ्य होते हैं, यानी ये जन्मजात नहीं होते। जब आप पैदा होते हैं फिर आप लोगों से इन्हें सीखते हैं, समाज से। सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषता देख लीजिए, ये बाह्य होते हैं क्योंकि आप इन्हें समाज से सीखते हैं। इनमें बाध्यकारी शक्ति होती है क्योंकि आपको कहीं कहीं थोड़ा विवश होना पड़ता है इनके लिए। ये सामूहिक चेतना का परिणाम होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से समाज की संरचना और कार्य प्रणाली को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांख्यिकी का अर्थ बताइए। ये लास्ट आपका अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित है। ये संख्यात्मक तथ्यों को सरल और अर्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत करती है। समाज विज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग सामाजिक घटनाओं को मापने और समझने के लिए किया जाता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता दर, बेरोजगारी, गरीबी आदि। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि इसका मतलब हुआ क्या। तो आप एग्जाम्पल मान लें कि आप अपने गांव में ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं। तो आप 100 लोगों से पूछे तो आपके सामने पढ़े लिखे 70 लोग आएंगे और जो बिना पढ़े लिखे हैं वो 30 आएंगे। तो जो ये डेटा निकल के आया संख्या, यही हमारी सांख्यिकी होती है। तो इसी का यूज़ हम लोग जनसंख्या वृद्धि में भी करते हैं कि 2010 में जो जनसंख्या थी वो 1 करोड़ थी और 2020 में हमारी 2 करोड़ हो गई। तो ये जो जनसंख्या की जो डेटा निकल के आया, यही हमारा सांख्यिकी में यूज़ होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख कार्यों की। तो इसका प्रमुख कार्य है जटिल आंकड़ों को सरल बनाना, तुलना में सहायता करना, निष्कर्ष निकालना और भविष्यवाणी में सहायक होना। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ थोड़ा सा एग्जांपल देके। जैसे सेकंड पॉइंट है तुलना में सहायता करना, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे 2020 में किसी गाँव की पॉपुलेशन थी 50,000
और 2025 में ये आके आपकी हो गई 1 लाख। तो आप तुलना करिए कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे कि 2020 में जब 50,000 है और 25 में 1 लाख हो गई, तो ये 50,000 आपकी जनसंख्या बढ़ी है 5 सालों में। फिर हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की कि भविष्यवाणी में कैसे ये सहायता प्रदान करेगी। तो आपने नोटिस किया कि 2020 में उस गांव की जनसंख्या 50,000 थी, 2021 में 60,000 हुई, 22 में इसकी आपकी 70,000, 23 में आपकी 80,000 हुई। ऐसे आप देखेंगे कि 10-10 हज़ार ये बढ़ रही है। तो आप बता पाएंगे कि 2026 में इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, तो आप कहेंगे ये 10,000 बढ़ जाएगी फिर से। तो ये आपकी भविष्यवाणी हुई, एक अनुमानित भविष्यवाणी आप सांख्यिकी के आधार पर कर पाते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी अनुसंधान को वैज्ञानिक, सटीक और विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आप क्या बातें लघु उत्तरी क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी ये एक पार्ट है वीडियो का, मैं आगे थोड़ा देर में अपलोड कर दूंगी, थोड़ी मुझे जरूरी काम आ गया है, तो ये आप पूरा देख लीजिएगा। 12 क्वेश्चन आपके अति लघु, मैंने इन्हें इस तरह लिखा है कि अगर ये लॉन्ग में भी आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इनको लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे, आप इन्हें 2-3 बार देखिएगा, आपको आराम से हो जाएगा आपका। ये 25 मिनट का वीडियो है, लगभग 25 या आधे घंटे का ये दूसरा वीडियो और आएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, बस आपका पूरा हो जाएगा। 2-3 बार बस देखें, और चीज़ों को अगर शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में आए, चाहे अति लघु में आए, आप कराएंगे। मैंने इस तरह सारे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, भरोसा रखिए पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, और इसी से ही आपका 60 से 70% क्वेश्चन आ भी जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहीं कोई क्वेरी हो, नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।